नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। हमने पैरालिसिस के बहुत सारे मरीजों को देखा है और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज हम इस समस्या का कारण जानेंगे कि क्यों होता है और साथ ही साथ इसके बचाव भी जानेंगे। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरो सर्जन हैं। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पैरालिसिस क्या होता है और क्यों होता है? धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस शो में बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूं नेशनल खबर चैनल का, जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आज आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है पैरालिसिस का। मैं न्यूरोसर्जरी विभाग में हूं और यहां पर हम रोज़ाना पैरालिसिस के मरीज देखते हैं और पैरालिसिस की जो मरीजों की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस तरह के मरीजों को देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि वो ज़िंदा होते हैं पर दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। और बहुत सारे इसमें जो कारण हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। इसलिए इस मुद्दे को छेड़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँचे और उनको इससे फ़ायदा हो। जहाँ तक आपने पूछा कि कारणों का सवाल, जी हाँ, पैरालिसिस के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें से मुख्य कारण जो आजकल हम देख रहे हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि या तो ब्रेन के किसी हिस्से में खून का दौरा रुक जाना, या फिर ब्रेन के किसी हिस्से में नस का फटने की वजह से वहाँ पर ब्रेन हेमरेज हो जाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा कॉमन है। और इसमें अधरंग हो जाता है, एक साइड का हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, जिसमें हाथों पैरों में या फेस में वीकनेस आ जाती है और इसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। शुरुआती दौर में तो इसमें मरीज की जान बचाना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब मरीज अपनी डिजीज़ से बाहर निकल के आता है तो उसको फिर इस अधरंग से फाइट करना पड़ता है, जिसको कि ठीक होने में 6 महीने से साल भी लग सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीका का ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन या ट्रॉमा या स्पाइनल इंजरी या फिर स्पाइन का कोई ट्यूमर, ये भी हमारे को पैरालिसिस डिफरेंट टाइप का कर सकता है। अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो हमारे हाथों में, पैरों में वीकनेस आती है, सिर्फ पैरों में वीकनेस भी आ सकती है, पेशाब और लैट्रिन का भी रुकावट हो सकती है। अगर कोई और गर्दन के हिस्से में कोई चोट लगती है तो उससे हमारे चारों हाथ पैर भी खराब हो सकते हैं। पर जो भी प्रॉब्लम हो, उस केस में पेशेंट जो है वो अपने केयर टेकर्स और डॉक्टर्स और नर्सेज पे टोटली डिपेंडेंट होता है, जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो सर, ये तो आपने बताया कि पैरालिसिस क्या होता है, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि आजकल पैरालिसिस के जो केस हैं वो ज़्यादा ही देखे जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो कारण है क्या वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारे कारण जो है वो प्रिवेंटेबल है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन ट्रॉमा या स्पाइन इंजरी, ये एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कारण है पैरालिसिस का। अगर हम केयरफुल रहें, अगर हम हेलमेट ढंग से पहनें, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जब हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा करें, और भी किसी भी तरह की स्पाइन इंजरी को हम अगर बचाव कर सकते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट ना होने दें, तो हमारे पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट जो है वो अनअवॉइडेबल हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने की वजह से होते हैं, या फिर अपने वर्क प्लेस पे अपने काम को ठीक तरीके से ना करने की वजह से होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कारण है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल डिजीजेज, स्ट्रोक बहुत कॉमन है, उसमें अगर हम ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेते, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्लीप को ठीक रखते हैं, डाइट और वेट को कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारे को स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उससे रिलेटेड पैरालिसिस भी फिर नहीं होता है। इसके अलावा ट्यूमर्स जो हैं, जिसको कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो भी एक प्रिवेंटेबल कारण हो सकता है पैरालिसिस के लिए। वो ऐसे कि अगर हम सही टाइम पे उसको डायग्नोस करवा लें, अगर हमें माइनर सिम्टम्स हैं तो भी हम एक स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें, MRI CT स्कैन करा के हम उसको डायग्नोस कराएं और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, चाहे सर्जरी है चाहे मेडिसिन है। तो उस केस में भी हमारे को पैरालिसिस से प्रिवेंशन मिल सकती है, क्योंकि एक बार अगर पैरालिसिस हो गया तो फिर उसकी रिकवरी कई बार नहीं होती है और कई बार बहुत देर में होती है। तो ये प्रिवेंटेबल कारण है जिसके लिए कि हम अपने आप को एक्टिव और अपने आप को एनर्जाइज रख सकते हैं। सर, वही मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते पैरालिसिस हो जाता है?
हाँ, इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो एज सच पैरालिसिस के लिए नहीं है। पैरालिसिस के लिए तो एक असेसमेंट होता है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या एक न्यूरोसर्जन करते हैं, लेकिन जो कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हैं वो आते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन के लिए। स्पाइन के लिए भी सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत हेल्पफुल है, पर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें कि पैरालिसिस कोई ऑब्वियस कारण की वजह से नहीं होता, तो वो एक न्यूरोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करता है और हो सकता है रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के लंबर पंचर करके सीएसएफ को एग्जामिन करके भी डायग्नोसिस बनाए। हमारे देश में एक और इंपॉर्टेंट कारण है पैरालिसिस का, वो है इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे कि हमारा वायरल इन्फेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में, उससे भी पैरालिसिस हो सकता है और उसके बाद भी लॉन्ग टर्म रिकवरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इन्फेक्शन भी हमारा एक तरह से एक प्रिवेंटेबल कारण है पैरालिसिस का, जिसके लिए कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट सब मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक कारण ढूंढने के बाद उसका इलाज करते हैं, प्लस पेशेंट का जो पैरालिसिस है उसका ट्रीटमेंट साथ में साथ चलता रहता है। तो दर्शकों, आप हमारा ये इंटरव्यू शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन मिस कर दी तो शायद आप किसी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिलने से चूक जाएंगे। हाँ, तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या जो पैरालिसिस है, क्या इस पैरालिसिस को होने से रोका जा सकता है? और इसके साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि जो हाथ और पैरों का पैरालिसिस होता है वो अलग अलग होता है। पैरालिसिस के मरीजों के ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। ये वो डॉक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाते हैं, अपनी गाइडेंस में, अपने सुपरविजन में उनको बताते हैं कैसे अपने हाथों पैरों को चलाना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे वॉक करना है, कैसे अपने नॉर्मल लाइफ में अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपने आप को कैसे अग्रसर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा फोकस रिहेबिलिटेशन में नहीं है, क्योंकि ये एक कॉस्टली अफेयर है। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका गया था तो वहाँ पर सारी बातें रिहेबिलिटेशन पे होती हैं, उनके पास बहुत बढ़िया गैजेट्स हैं लेकिन सब बहुत एक्सपेंसिव हैं। इंडिया में समहाउ वो गैजेट्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं, और नहीं तो हैं भी तो बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स में हैं। इसलिए इसमें फैमिली का रोल, रिलेटिव्स का रोल, फ्रेंड्स का रोल और एक फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अपने घर में रह के भी वो सारी एक्सरसाइज कर सकता है, जो गैजेट्स उसके घर में लग सकते हैं। एक मिनी जिम बन सकता है जहाँ पर कि एक उनका कोई गाइड करने के लिए हो, ट्रेनर हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो जो रेगुलरली आके उनको ट्रेन करे, उनको सुपरवाइज करे और पेशेंट भी अपने अंदर से मेहनत करके वो करें। उसके अलावा फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पेशेंट का मोरल हाई रखें, उसको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरी अपनी जान लगा दें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सपोर्ट की। कई बार हमें दुख होता है ये देख के कि ऐसे पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स के अंदर डंप कर दिया जाता है, क्योंकि जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा केयर और मेहनत की ज़रूरत है, स्पेशली अगर उनका ब्लैडर और बॉल भी इन्वॉल्व है। तो सर ये तो हमने जान लिया, अब आप हमें ये बताइए कि पैरालिसिस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इसे पहचानें कि हमें पैरालिसिस हो गया है या इस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है। तो सर एक अहम सवाल ये भी मेरे जहन में आता है कि क्या बच्चों और बड़ों में पैरालिसिस अलग अलग तरह का होता है? जी हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इन पेशेंट्स को कि वो अपनी हिम्मत ना हारें। अगर हिम्मत अच्छी रखेंगे तो वो ज़रूर ठीक होंगे। डेफिनेटली इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर्स तो सिर्फ थोड़ी सी मेडिसिन दे सकते हैं जो उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सके या उनको रिलैक्स कर सकें, या फिर कुछ विटामिन हैं जो कि उनकी नर्व्स को, उनके स्पाइनल कॉर्ड को, उनके मसल्स, बोन, जॉइंट्स को हेल्दी रख सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है उनका खुद का एक अच्छे मेंटल स्टेटस को रखने का। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आप हिम्मत रखेंगे, ढंग से एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को ठीक करने का प्रण लेंगे तो आप ज़रूर ठीक होंगे, ज़रूर ठीक होंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है पैरालिसिस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आइंदा आगे की टाइम में आप नहीं चल पाएंगे, आप नहीं अपने हाथों से काम कर पाएंगे या आप अपने इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। आप रिसर्च का वेट करिए, लेकिन तब तक अपनी पूरी मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स जाम हो जाएंगे, आपकी मसल्स एट्रोफीड हो जाएंगी, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, आपके पूरा मसल मास फैट ख़त्म हो जाएगा। उस केस में फिर आगे जो रिसर्च के द्वारा स्पेशल गैजेट्स आने वाले हैं वो आप में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं स्टेम सेल्स का क्या रोल है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद या ब्रेन इंजरी के बाद पैरालिसिस को ठीक करने का। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक इस पे भी रिसर्च चल रही है
कोई भी पीयर रिव्यूड आर्टिकल नहीं आया, कोई भी ऐसी एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं आई है जिसमें ये देखा गया है कि स्टेम सेल थेरेपी से पेशेंट के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ एक केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि मरीजों को स्टेम सेल थेरेपी से फ़ायदा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ठगने वाले लोग भी बैठे हुए हैं जो कि आपको झूठ बोल के स्टेम सेल थेरेपी के बारे में एक गलत सलाह दे के एक फॉल्स होप क्रिएट करके आपको बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ सकते हैं। तो कृपया करके ऐसे लोगों से बचाव रखें। कोई आपको स्टेम सेल थेरेपी की सलाह देता है तो उसको क्रॉस चेक करें, सेकंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें और उसके बाद ही उसमें पैसा लगा के अपने आप को ट्रीट कराएं, क्योंकि पैसा खर्च होगा वो अलग है, लेकिन अगर आपकी होप टूटेगी तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा लगेगी। तो मेरी यही सलाह है पैरालिसिस वाले पेशेंट से, कंटिन्यू फिजियोथेरेपी, हैव अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ। आई रिक्वेस्ट ऑल दी केयर टेकर्स जो कि फैमिली और फ्रेंड्स के लोग हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे पेशेंट का साथ ना छोड़ें, उनके साथ रहें, उनको मॉरली और फिजिकली सपोर्ट करें ताकि वो भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपकी तरह आगे जी पाए। शुक्रिया सर हमसे लाइव जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आपको ना मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।